हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कक्षा 6 का एंट्रेंस एग्जाम है वो जल्द होने वाला है। तो उसी के लिए हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमने आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सोल्ड पेपर 2019, ये 2019 का पेपर है। ये आपको जो पिछले सालों के पेपर हैं, अगर आप उन्हें लगा लेते हो तो आप पेपर में ये भी जान लेते हो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है और किस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। इस पूरे सेट में हम आपको सवालों को करने के आसान आसान तरीके बताएंगे और साथ ही आप अपनी तैयारी को भी टेस्ट कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 का पेपर है, पिछले साल का पेपर। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर रीजनिंग के 40 प्रश्न होते हैं, हिंदी के 20 और मैथ के भी 20। तो आज उन्हें करने के हम आसान आसान तरीके और उसी समय में, एक निश्चित समय में करने का सही तरीका क्या हो सकता है वो आज इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको इन्हें सोल्व कर कर दिखाते हैं। ध्यान से बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पहले 1 से लेकर 4 प्रश्न 4-4 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि 10 चैप्टर होते हैं रीजनिंग के, तो एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आपके आने हैं। पहला सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद हम जल्द जल्द करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरह के 4 चित्र हैं। इनमें कोई एक चित्र असमान है, बाकी 3 चित्र समान है। वो जो असमान चित्र है वही हमें बताना, जो चारों से भिन्न है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें 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 हम देखेंगे कि ये सभी चित्र एक जैसे हैं लगभग, लेकिन यहाँ पर बी चित्र सबसे अलग है। तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा वो बी बनेगा। यहाँ पर बी अलग है। कैसे अलग है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बी कैसे अलग है। यहाँ पर इस चित्र को देखिए और इसे घुमाइए। घुमाने के बाद अगर आप इसे इधर की साइड को घुमाते हो, लेफ्ट साइड, है ना, तो ये इस तरह का चित्र बनेगा। पहले ये इस तरह का बनेगा। अगर हम इसे ऐसे पकड़ के सीधा कर देंगे, इस चित्र को हम सीधा करेंगे तो ये इस तरह का चित्र बनेगा, और एक बार और घुमाएंगे तो इस तरह का चित्र बनेगा। और इसे अगर हम ऊपर की साइड को घुमाते हैं, ऊपर की साइड को, तो ये देखिए ये वाली जो छोटी पट्टी है वो इधर आएगी, जबकि इधर बड़ी पट्टी है। तो बी सबसे अलग हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान से देखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंदर एक त्रिभुज है और बाहर 3 सर्किल है। अंदर एक वर्ग है, बाहर 3 सर्किल है। अंदर फिर से एक वर्ग है, बाहर 4 सर्किल है। अंदर एक पंचभुज है और बाहर 5 सर्किल है। मतलब इसमें जो हमारा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया होगा, इस तरह से देख लीजिए। इसमें जो हमारा क्रम बनेगा वो ये बनता है कि अंदर जितनी भुजा वाली आकृति है उतने ही बाहर सर्किल हैं। जैसे 3 है तो बाहर 3 सर्किल हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 सर्किल, 5 है तो 5 सर्किल। अतः इसका आंसर आपका जो सही जवाब होगा वो भी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, अंदर वर्ग है और वर्ग के बाहर, वर्ग में 4 भुजा होती हैं तो बाहर 4 सर्किल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सर्कल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, RUN कहीं ना कहीं RUN का क्रम बनता दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बनता क्रम नहीं है। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, ये दो एक दूसरे को काटते हैं, तीसरा अलग है। एक दूसरे को काटते हैं, तीसरा अलग है। एक दूसरे को काटते हैं, तीसरा अलग है। एक दूसरे को काटते हैं लेकिन तीनों काटते हैं, तो आपका ये आंसर अलग हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, है ना। अब चलिए भाग 2 पर ध्यान से आप देखते रहिए। 5 से लेकर 8 तक भाग 2 है। यहाँ पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो भी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन बनते हैं वो पिछले सालों से ही बनते हैं, और पिछले सालों से लगभग अंदाजा भी आपको लग जाता है कि किस तरह का पेपर एग्जाम में पूछा जाना है। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सभी 4 चित्र दिए गए हैं।
इसमें भी हमें 4 चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। ये यहाँ पर प्रश्न चित्र है, यहाँ पर 4 उत्तर चित्र हैं, तो जो इसके जैसा यहाँ पर दिखाई देता है वो ही हमें चुनना है। ध्यान से देखिए, ये तो जो बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देगा वो हमें यहाँ पर छांटना है। इसमें देखिए यहाँ पे तीर वाले निशान के साथ 1 2 3, पहले तो 4 आकृति गिन लीजिए। 4 आकृति यहाँ पर है, ठीक है। जो समान है वो बताना है। इसमें इस तरह का ये भी है, इसमें इस तरह का है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें और इसमें समानता है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये तो होगा नहीं। फिर अगले पर चलते हैं। ये इसके जैसा है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी इसके जैसा है, बिल्कुल। ये भी इसके जैसा है और ये भी इसके जैसा है, तो हमारा बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको बी अभी लगाना नहीं है। आप सबसे पहले सभी ऑप्शन को एक बार चेक जरूर कीजिए, उसके बाद ही अपने आंसर की पुष्टि कीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इस तरह का तीर बना हुआ है ये इससे मैच खाता है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज नहीं बना हुआ है तो ये भी नहीं होगा। सेम इसी में है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए 2 2 रेखाएं हैं, 3 3, यहाँ 2 2 3 3, तो 2 2 यहाँ पर 4 हुई, यहाँ पर 3 हुई, तो ये अलग हुआ। हमें तो समान बताना है। 2 2 4 4, 2 2 3 3, तो यहाँ पर 2 2 3 3 वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है आपके समझ आ रहा होगा। अब चलिए ये हम इस क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेम इसके जैसा बताना है, तो इसके जैसा आपको ढूंढना है। हालांकि एक एक कर भी ढूंढ सकते हैं। देखिए ये तो अपना आप ही अलग हो जाएगा, तो इसे तो हटा ही देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें ये जो आकृति बनी हुई है, सर्किल सर्किल को आपस में जोड़े हुए है, इसमें भी नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपना आप ही अलग हो गया था, तो ये भी बिल्कुल अलग है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी। ये तो देखते ही समझ आ रहा है कि सी होगा। 8वें का देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एक जैसा बताना है। देखिए यहाँ पर अपोजिट तीर हो गए, जबकि यहाँ पर चारों अपोजिट हैं। यहाँ पर देखिए 2 एक ही साइड में है, 2 अपोजिट, जबकि यहाँ पर चारों अपोजिट हैं। यहाँ पर भी यही क्रम है, यहाँ पर भी यही क्रम है, और चारों साइड से अपोजिट कौन से में होंगे? डी में आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहद अच्छे तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे, और मैथ में आपको बच्चों बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आकृति के साथ 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। कौन सी आकृति इसे पूरा करेगी ये बताना है। अब ये तो आसान ही है। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनेगा इस तरह से, आप इसे बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बनेगा इस तरह से, सर्किल बनाया, तो सर्किल कौन से में? देखिए इसमें सर्किल नहीं है, या तो सर्किल इसमें है, इसमें, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, इससे तो हम काट ही देंगे। फिर हमारे पास या तो ये बचेगा, या ये बचेगा, या ये बचेगा। अब देखिए ये जो डार्क साइड है वो अंदर की साइड है, जबकि इसमें बाहर की साइड है, तो ये भी होगा नहीं, ये भी अपना आप कट जाएगा। अब या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब इन दोनों में हमें देखना है, बहुत सही तरीके से देखना है। देखिए ये यहाँ पर भरा हुआ है, जबकि ये यहाँ पर खाली है, तो हमारा आंसर नो का या तो ये होगा या ये होगा। ध्यान से हमें देखना है, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो बहुत बारीकी से हम इसे चेक करेंगे। अभी यहाँ पर देखने में दोनों एक जैसे हैं, क्या कोई अंतर है? कभी कभी बुकों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों आंसर बन रहे हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। लेकिन जब पेपर होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो अगर प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो कोई सा भी लगा देंगे, वरना आप इसका डी लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कभी कभी बुक में मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न चित्र है, उसके सामने 4 चित्र हैं, जो इसमें आएगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये होगा नहीं, क्योंकि ये क्रम पूरा नहीं करेगा, यहाँ से ये क्रम पूरा नहीं करेगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से हुआ है ना, और इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये यहाँ पर खाली है, ये यहाँ पर खाली है, तो ये आंसर हो जाएगा। 11, ये देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तीर ऐसे अंदर की तरफ जाने वाला है। यहाँ से ये देखिए गलत साइड है, गलत दिशा है, गलत दिशा है,
तो आपका जो 11वें का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी पत्ती आएगी वो अंदर की साइड इस तरह से डार्क होगी, तो डार्क देखिए इसी में है, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसका सी हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये यहां पर फिर 13, 14, 15, 16, ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, ऐसा हमें, ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, तो ऐसा चित्र बताना है जो यहां पर रखा जा सके, जो इस क्रम को पूरा करता हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये इसका यहां पर और यहां पर हमने क्या किया है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, गलती ना होने पाए, क्योंकि रीजनिंग में आपको 40 में से लगभग 40 नंबर लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन सा आंसर आ सकता है, देखिए यहां पे एक प्लस है, एक माइनस है, एक गुना है, इसमें भी एक प्लस, एक गुना, एक माइनस, प्लस गुना माइनस। अब इसमें आ जाते हैं दोनों, ठीक है। अब यहां पर देखिए बराबर वाला तो होगा नहीं, तो ये तो हमारा गलत हुआ। आगे चले, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस है, प्लस गुना माइनस, तो या तो ए होगा या सी होगा। अब दोनों में हमें देखना है ध्यान से, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। अब ध्यान लगाएंगे कि कौन सा हो सकता है। अब देखिए जो भी चिन्ह लगे हैं वो भुजा की साइड लगे हैं, जैसे यहाँ पर गुना का चिन्ह भुजा की साइड है, यहाँ पर भुजा की साइड है, और यहाँ पर भी भुजा की साइड है, जबकि पहले में ये कोण की साइड है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ये खाली था, फिर एक बार एक पत्ती बनी, फिर दो पत्ती बनी, और इस बार तीन पत्ती हमारी बननी चाहिए, वो भी क्रम में। तो हमारे हिसाब से क्रम कौन सा पूरा करेगा, ये करेगा 1, 2, 3, उसके बाद ये वाली फोर्थ बनेगी। यहाँ पर क्रम नहीं बनेगा, यहाँ पर 4 बन रही है, यहाँ पर भी सही नहीं बन रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसमें देखिए अब ये 15वां, तो 15वें में हमें ध्यान से देखना है। देखिए ये क्रॉस प्लस त्रिभुज और सर्किल ऐसे यहां पर है, बस थोड़ा थोड़ा क्रम चेंज है सभी में। अब यहां से देखिए क्रॉस सर्किल सभी में लगभग एक जैसा है, तो अब यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए क्रॉस सर्किल एक साइड में थे, आप ध्यान से देखो, सर्किल इसी क्रम में हमारा ये त्रिभुज है, सर्किल इसी में त्रिभुज है, सर्किल त्रिभुज नहीं है तो ये तो होगा नहीं, सर्किल और त्रिभुज नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब ये या ये में से एक होगा। इस तरह से आप दो तो आसानी से छांट सकते हैं। अब इन दोनों में हमें देखना होगा, है ना। तो इसमें देखने का आसान तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर सभी जो क्रम बने हुए हैं, ये देखिए यहां से बहुत ध्यान से देखना है बच्चों आपको, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। अब ध्यान से देखना आपको, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये अगली बार में ट्रायंगल आगे आया यहाँ, फिर अगली बार में नीचे आया, और इस बार में ये कहाँ आने वाला है, इधर आने वाला है, और इधर कौन से में है, ये बी में है। तो आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके आपको करने के हो सकते हैं, लेकिन ये आसानी से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, प्लस माइनस भाग गुना प्लस माइनस प्लस, ये चार चिन्ह इसमें दिए गए हैं, तो अब हमें चारों चिन्हों को ही देखना है कि कौन सा चिन्ह बनेगा। देखिए प्लस चिन्ह पहले यहाँ था, उसके बाद ये अगले चित्र में नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, अब इस बार देखिए यहाँ आया, अब इस बार ये ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर प्लस चिन्ह कौन से में है, 4 में है, तो इसे हम डायरेक्ट देखते ही कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए बच्चों, कोई भी मिस्टेक ना हो पाए तो बेहतर होगा। जरा सी भी गलती हमें नुकसान दे सकती है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
अपने काम को अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमें बताना है, इसे एक बार पढ़कर देख लेते हैं। दो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्या का निशान लगा हुआ है, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्र एक निश्चित संबंध है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। यहाँ पर ये दोनों का कोई संबंध बनेगा, उसी तरह से इसका इस चित्र से संबंध होगा, तो हमें इसके हिसाब से यहाँ पर क्या चित्र आएगा वो बताना है। ये प्रश्न चित्र होगा और ये उत्तर चित्र। ऐसे ही हमारे 4 सवाल 18 तक दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सर्किल में ये छोटा क्रॉस था, लेकिन यहाँ पर ये गुना का निशान बड़ा कर दिया है। ठीक इसी तरह से ये बड़ा हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसका 17वें का बी आंसर सही हो जाएगा। 18 में देखिए, जो बाहर चित्र था और जो अंदर चित्र है। देखिए, सर्किल बाहर था, अंदर चला गया, वर्ग बाहर था, फिर अंदर चला गया, जो अंदर वाला था वो सबसे बाहर आ गया। तो देखिए, त्रिभुज अंदर चला जाएगा, त्रिभुज अंदर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब अगले क्रम में चलते हैं। सबसे बाहर क्या आ जाएगा? सर्किल। तो सर्किल सबसे बाहर कौन से में है? सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये आप इसे दर्पण इमेज मान सकते हैं। दर्पण में आप इसको देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, तो ये कैसे दिखाई देगा? जब आप इसे दर्पण में देखोगे बच्चों, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इस चित्र से ये इसके अपोजिट है। यहां पर ये बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, ये इसके अपोजिट है। मैं इसे एक बार ठीक से देख लेता हूं, ये बच्चों ने कुछ किया हुआ। हाँ ठीक है, ये चित्र ऐसा था बच्चों, ऐसे। तो ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है वो ऊपर की साइड घुमाया गया है, तो इसे भी हम ऊपर की साइड घुमा देंगे तो ये इस तरह का बनेगा। ये सिर्फ उल्ट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे, घड़ी के विपरीत दिशा की साइड घुमाया गया है, तो इसे भी हम घुमा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये फिर 4-4 का सेट बताया था मैंने बच्चों आपको, तो 4-4 के सेट में हमारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से भी हम इन्हें कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र कौन सी इस आकृति को पूरा करेगा, वो हमें बताना है। ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है, 4 में से कोई इसे पूरा करेगा वो हमें बताना है। तो इसे सबसे आसान करने का तरीका यह है बच्चों, आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल से इसे खुद से पूरा कर दीजिए इस तरह से। एक मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हम पूरा करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? ये साइड पूरी भर जाएगी, ये साइड पूरी भरेगी, ये साइड पूरी भरेगी, है ना? ठीक है, तो देखिए, इसमें ये तो आएगा नहीं, उल्टा है, ये भी नहीं आएगा, उल्टा ये भी नहीं आएगा, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें ए हो जाएगा। इधर इसे भर लेंगे, वरना आप इसे ऐसे डायरेक्ट यहाँ से भर भर के देख सकते थे। ठीक है, जैसे ये भर जाएगा, ऐसे चाहिए हमें, फिर दूसरा भरेगा तो ये लाइन खींचेंगे, खाली जगह में आएगा ना, ये इस तरह से भर जाएगा। ठीक इसी तरह से 22वां करेंगे। 22वें में देखिए, ये खाली जगह है, तो खाली जगह में ये सेट हो जाएगा। 23वें में देखते हैं। 23वां बहुत आसान है, यहाँ पर आपको पूरा करना है, तो आप इसे बनाकर भी देख सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह से किया और ये इस तरह से। ठीक है, तो बेहद आसान है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखिए, यहाँ पर ये वाला निशान भी बनेगा, ये वाला ही बनेगा, तो 23वें का ए हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे पूरी तरह से बनाकर देखेंगे तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और तो कोई बनता दिखाई भी नहीं दे रहा इस तरह का, ये बनेगा। देखिए, ये रहा, ये साइड वाला इधर दिखाया गया है, तो ये हमारा ये रहा। ठीक है, 24वें में देखिए, 24वें का कौन सा हो जाएगा? देखिए, इस तरह का ये जो त्रिकोण है वो सी में बनता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सभी पार्ट को पूरा करना है। सबसे ज्यादा टाइम मैथ लेता है, आपको भी मैथ को ही ध्यान से करना है। देखिए, ये दर्पण चित्र बताना है, इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। दर्पण चित्र है, यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो इसका कौन सा दर्पण में दिखाई देगा वो हमें बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका बता देता हूं बच्चों, जिसने भी इस तरीके को समझ लिया तो समझो वो तो सफल हो गया। दर्पण में जब हम किसी चित्र को देखते हैं तो जो चीज हमारे जितने नजदीक होती है वो उतने ही नजदीक दिखती है,
जो चीज जितने दूर होती है वो उतने ही दूर दिखती है। ये नियम दर्पण का सबसे अच्छा नियम है। अगर आपने ये जान लिया तो समझो दर्पण वाले तो आप आसानी से कर जाओगे। जैसा भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो कोना है, ये कॉर्नर जो बना है दर्पण के नजदीक है। दर्पण के नजदीक देखिए कॉर्नर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण में चित्र हमेशा उल्टा बनता है, और ये तो बिल्कुल इसके जैसा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब जो जितने नजदीक है वो उतने नजदीक दिखेगा। देखिए ये कोना जो लाइन खींची हुई है ये नजदीक इसमें है, इसमें तो ये अपोजिट हो गई है, तो कौन सा हो जाएगा इसका 25 का ए आपका हो जाएगा। 26 का देखिए एफ ए एन फैन, तो एन नजदीक होगा, यहाँ पर एफ नजदीक है, नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो या तो बी होगा या सी होगा। अब एन देखिए उल्टा है, यहाँ पे एन उल्टा है, यहाँ पे एन उल्टा है। ए जब हम दर्पण में देखेंगे तो ए के जैसा ही रहता है, उल्टा नहीं होगा, ये जल प्रतिबिंब में होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए दर्पण में, इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो मैं इसके आपको बता देता हूँ डायरेक्ट ऐसे ही। इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जब दर्पण में देखेंगे तो ये नज़दीक है, ये नज़दीक आएगा, ये नज़दीक है, ये नज़दीक आएगा। यहाँ पर देखिए ये उल्टा घूम गया, अपोजिट घूम गया, सभी में उलट पुलट दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए हाँ 28वें का ये सर्किल और ये कोना पहले होगा, तो सर्किल कोना हमें इसमें दिख रहा है ना, तो इसका सी हो जाएगा 28 का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से बने रहिए। ये फिर 3 सवाल हमारे, सॉरी 4 सवाल आ गए हैं, तो चारों के आंसर को हम ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे और मेरे साथ आप अपना आंसर मैच करेंगे। तो ये देखिए इसको हम लगाएंगे, इसमें क्या करना है ये आपको मैं बता दूं। ये जैसे तीर का निशान लगा हुआ है ऐसे कागज को फोल्ड करना है। पहले एक कागज लेना है आयताकार, सॉरी वर्गाकार, फिर इसे इस तरह से मोड़ना है, फिर इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से मोड़ना है, और उसके बाद इस तरह से कट कर देना है। तो जब इसे खोलेंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी वो आपके सामने दी गई है, तो आप बताएंगे। देखिए जब इसे खोलेंगे तो किस साइड खुलेगा, उस साइड, तो इस तरह का निशान यहाँ भी आएगा। फिर जब इसे हम ऐसे खोल देंगे तो एक निशान यहाँ बनेगा, एक निशान यहाँ बनेगा, तो हमारे पास 4 निशान बन जाएंगे। और 4 कौन से, देखिए ये बीच में है, तो यहाँ पर ये सी आंसर आपका हो जाएगा। आसानी से इसे कर सकते हैं, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ऐसे ही इसे पहले ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है। तो जब इसे ऐसे खोलेंगे तो ये इस तरह का साइन इधर भी बनेगा, और जब उधर की साइड खोल देंगे तो उधर भी बनेगा, तो इसका भी ये सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक इसी तरह से इसमें करना है। जब इसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जब इसे ऐसे खोलेंगे तो 3 ये निशान है, 3 इधर बनेंगे। फिर जब पूरा खोल देंगे तो 3 ही नीचे की साइड बनेंगे, तो 3 इधर 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 बन जाएंगे 4 बार, है ना। तो 31 का आपका देखिए पहले ऐसे मोड़ना है, फिर ये ऐसे ही खोलना है यहाँ पर, तो जैसे निशान यहाँ है वैसे यहाँ बनेंगे। फिर ये ऐसे खोलना है तो ये ऐसे यहाँ बनेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले ये इधर की साइड खोलना है, इधर की साइड, इधर की साइड जब हम खोलेंगे तो इसके जैसा ही इधर बनेगा। फिर ये पूरा का पूरा ऐसे खोलना है, ऐसे, मतलब ऐसे, है ना, ऐसे। तो इस तरह का निशान देखिए आप, पहले आप अंदाजा लगाइए, इस तरह का यहाँ पर भी है और किसी में है ही नहीं, तो 32 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए प्रश्न चित्र यहाँ पर है, उत्तर चित्र यहाँ पर है ना। तो ये देखना है, इसमें प्रश्न चित्र ये है, तो ये ऐसे जो आकृति है वो किसके अंदर निहित है, किसके अंदर कटआउट से बनाया जा सकता है। मतलब ये जो प्रश्न चित्र है ये उत्तर चित्र में किस कट से हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है ना। तो इससे इनमें से कौन सी इमेज बनाई जा सकती है वो बताना है। प्रश्न चित्र यहाँ है, उत्तर चित्र यहाँ है, तो इससे इनमें से कौन सी इमेज बनाई जा सकती है। बेहद आसान सवाल है। तो इसे करने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 आकृति है, एक त्रिभुज है, एक इस तरह की आकृति है और एक अर्धवृत्त है, तो ये ए बन जाएगा। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है और कोई भी मैच नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से 34 में देखेंगे आप, तो 34 का आपका यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 आकृति है। पहले 4 आकृति बिल्कुल गिन लेंगे, 2 आकृति बिल्कुल सीधी सीधी है और 2 आकृति बिल्कुल सीधी सीधी, या तो इसमें है या इसमें, तो या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन इसमें ये इस तरह की आकृति नहीं है, जबकि इसमें ये इस तरह की आकृति भी है, तो 34 का सी हो जाएगा। 35 का देखिए 3 आकृति है
और तीनों ही आकृति बेहद आसान है। तो यहाँ पर हमें या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि यहाँ पर दो है, यहाँ पर अलग अलग तरह की आकृति है। तो इसमें देखने की वाली बात यह है कि या ये होगा या ये होगा। अब कौन सा सही होगा, दोनों में बिल्कुल दिमाग लगाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दो वर्ग हैं, यहाँ पर भी दो वर्ग है, जबकि यहाँ पर दो आयत बनते नजर आ रहे हैं। तो 35 का आपका बी आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे। एक दो तीन, तीन आकृति है यहाँ पर, देखिए एक दो तीन चार, चार आकृति बनी हुई है। एक दो तीन, इसमें या तो ये होगा, एक दो तीन ये भी हो सकता है, यहाँ पर चार है, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो दोनों में से एक कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, इस तरह की आकृति सिर्फ इसमें बनती दिखाई दे रही है, ये वाली। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फिर से आपके सामने लास्ट चार सवाल हैं, ध्यान से बने रहिए। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न चित्र है, ये इसमें कहीं छिपी हुई है, वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें तो ये छिपा नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ से एफ हमारा या तो इसमें नजर आ रहा है या इसमें। अब ध्यान से देखना है किस तरह का एफ है, क्योंकि यहाँ पर मैं एफ बना सकता हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये बन गया एफ, और यहाँ पर भी एक एफ बन सकता है, ये वाला। तो ध्यान से देखिए कौन सा एफ आपको इसके जैसा दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके जैसा एफ सी दिखाई दे रहा है। नीचे वाले में जेड बनाना है, और जेड यहाँ पर ये हमारा बनता दिखाई दे गया पहले ही। और जेड अभी मैंने बताया था कि एक बार में ही उत्तर सही नहीं करेंगे, यहाँ पर जेड बनता दिखाई दे रहा, कहीं और भी दिखाई दे सकता है। तो ध्यान से बने रहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। जेड यहाँ पर कहीं नहीं बनेगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन जेड यहाँ पर भी ये इस तरह का जेड बनता नजर आ रहा है, जबकि एक जेड यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बेहद सावधानी से करना है। इसका आंसर यहाँ पर ये है। आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। यहाँ पर जेड बन रहा है, तो इसमें इसमें और इसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक दी गई होगी। हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए इस तरह की आकृति कहीं आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, हमें बी में ही दिखाई दे गई पहले। तो इस तरह से ये इस तरह की आकृति, ऐसे सवालों को ध्यान पूर्वक करेंगे। देखिए इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तिरछी लाइन है, या तो ये इसमें बन सकता है, ये इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से जो ये बनता नजर आ रहा है वो बी में बनता नजर आ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका जो चलेगा वो मैथ का होने वाला है। तो इस सेक्शन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और जरा सा भी मिस मत करना वीडियो को, बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे जो ज्यादा जरूरी पार्ट है वो अंक गणित ही है। इसके 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न को बेहद आसान तरीके से मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से बने रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहाँ से एग्जाम में पिछले सवालों के, जो पिछले सालों के पेपर हैं वही पैटर्न रहता है, पैटर्न नहीं बदलता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पिछले सालों के पेपर करने हैं। तो आप जितने भी एग्जाम में पेपर आए हैं पिछले सालों के अब तक, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए -1 को 1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल होगा। अब माइनस, पहले सबसे पहले हमारा जो 41 सवाल है, ध्यान से देखना। जब मैं -1 की गुना -1 में करता हूं तो माइनस माइनस प्लस होता है, और एक की गुना एक ही आएगी। लेकिन जैसे ही मैं -1 की गुना 3 बार करता हूं तो एक की गुना तो एक ही आती है, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों चिन्ह बनाते हैं प्लस, फिर ये प्लस माइनस माइनस। तो यहां से हमें एक चीज सीखनी है कि जब हम माइनस को 2 बार गुना करते हैं तो प्लस आता है, 3 बार गुना करते हैं तो माइनस आता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब माइनस को सम बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा, और जब विषम बार गुना करेंगे तो माइनस आएगा। तो अब हमें 100 बार गुना करनी है, आना तो एक ही है, क्योंकि एक में कितनी ही बार गुना करें एक ही आएगा। तो अब देखना है 100 बार गुना की है, -1 को -1 से 100 बार गुना। अब यहाँ पर दो उत्तर आपके बन सकते हैं, एक तो 1 और एक -1। तो ध्यान से देखिए, -1 को गुना करना है
-1 से 100 बार तो प्लस बनना चाहिए। -1 को -1 से 100 बार करेंगे, समबार है तो प्लस बनेगा, लेकिन कहीं कहीं माइनस दिया गया है क्योंकि उसमें ऐसे बताया गया है कि -1 को -1 की 100 बार गुना और करेंगे तो 101 हो जाएगा। -1 ये और -1 100 बार वाला तो 101 हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछता है तो -1 आएगा, वरना 100 बार गुना करने पर तो +1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1 बन जाएगा। 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 42 सवाल ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, सरल करना है। इस तरह का एक सवाल सरलीकरण में तो सवाल आपका बोर्ड मार्क्स से आता ही आता है। तो देखिए, इसे जो हमारी भिन्न है पहले इसे हम सरल बना लेंगे। तो इसे सरल बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 की गुना 15 में करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये 31/2 हमारा बनेगा। उसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 12 ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो हम हल करते हैं वो छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सवाल करना है। तो 7 भाग का निशान अभी ऐसे ही रखते हैं, 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा देना है। उसके बाद 31/2 माइनस, ये देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट सकता है, 4 से हम 12, 4 दूनी 8 तो 3/2 हमारा आ सकता है, प्लस जब हम ऐसा कहीं भाग का निशान देखते हैं तो भाग के निशान को हम गुना का निशान बना देंगे और आगे जो लिखा हो उसे पलट देते हैं, ये हमारा नियम है। तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, तो ये बनेगा 31/2 माइनस 3/2 प्लस 4 और ये भाग हमारा 2। 31/2 माइनस, अब इसे हल करेंगे, 2 चौक 8 और 3 11, या यहाँ पर 1/, यहाँ पर ये 2 है बच्चों, है ना, 1 लिखकर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम आएगा 2, 2 से 2 को भाग करेंगे, एक बार कटेगा, 1 के ऊपर गुना करेंगे, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 2 चौका 8 गुना 2, तो ये बन जाएगा 31/2 माइनस 8 और 3 11/2 और ये गुना है 2 की, तो 2 से हमारा 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 31/2 माइनस 11, 11 के बटे में 1 लिख सकते हैं और एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 31 माइनस 1 दूनी 2 और 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 9/2 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 9/2 आंसर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक भाई साहब नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से वीडियो को रोककर नोट कर ले वरना ये बड़ा हो जाएगा बहुत, है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं इसे इस तरह से मोड़ लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा बताना आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए ये इस तरह का सवाल है, यहाँ पर दशमलव के सवाल हैं जो प्लस भी है और यहाँ पर माइनस भी है। तो इसे करने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जो संख्या प्लस की है पहले उन्हें आप जोड़ लीजिए, 2.75, एक यहाँ पर प्लस है और एक यहाँ पर। हमेशा जोड़ते टाइम दशमलव के नीचे दशमलव रखना बेहद जरूरी है, इन्हें जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 की 0, 7 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 4 और 2 6 1 7, ये दशमलव, ये प्लस वाले आए हैं। और माइनस वालों को भी आप जोड़ लीजिए। माइनस वाला क्या था, 1.25 और 3.80, 5 8 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 हासिल वाला 5। तो ये प्लस के तो इतने हुए और ये दोनों जुड़ेंगे। जब माइनस माइनस की गुना होती है तो प्लस बनता है, लेकिन माइनस माइनस अगर एक साथ लिखे हैं बिना किसी चिन्ह के तो वो जुड़ जाते हैं, तो ये माइनस बनेगा और ये हमारी प्लस की संख्या थी। अब हम क्या करेंगे, 7.50 प्लस वाली में से माइनस वाली घटा लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखना जरूरी है। यहाँ से यहाँ दही लेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 4 बचेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.45। तो 2.45, देखिए 2.45 इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। अगर 2.45 इसमें आंसर है तो 2.45 देंगे, अदरवाइज हम इसे भिन्न के रूप में भी बदल लेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलने का तरीका 2.45, इसकी दशमलव हटाते हैं तो बटे में हम क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। 100 से जब इसे 245 को भाग करेंगे तो 2 बार कटेगा, 45 शेष बचेगा, बटे 100 रखेंगे। अब 5 निमा 45 और 5 से काट देंगे तो 20 बार, तो 2 सहित 9/20 हमारा आंसर होगा। 2 सहित 9/20, तो हमारा ए आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत का सवाल जो आपको जरूर आना चाहिए। ये 150% बराबर है। देखिए, सबसे आसान तरीका हमारा, जब भी हमारा कोई प्रतिशत आएगा तो याद रखना है, जब भी प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना करेंगे, और जब भी प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत हटाना है क्योंकि नीचे ऑप्शन में प्रतिशत नहीं लगा है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 आंसर में है, तो 3/2 बढ़ने से भाग करेंगे तो हमारा 1.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। अगला सवाल, ध्यान से बने रहिए बच्चों, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से हम आपको मैथ कराने वाले हैं। मैथ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे एकदम। दोपहर 3:05 को लिखा जा सकता है। देखिए, 3:05, 3 बजे है तो पहले तो 3 ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए, 3 ऐसे लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है 50, तो 3:05 को तो 3:05 लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये बात बनेगी, है ना। अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का सवाल पेपर में जरूर पूछा जाना है, तो आप इस तरह के सवाल को ध्यान पूर्वक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक यात्रा गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्टेशन से मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी। बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़ लीजिए एक बार। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए, एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन के से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। मालगाड़ी 6 घंटे बाद चलेगी तथा 4 घंटों में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। 6 घंटे बाद चली और 4 घंटों में आगे हो गई, है ना। तो कितने घंटे चली टोटल? 10 घंटे। और ये जो पहली वाली गाड़ी थी वो कितने घंटे चलेगी? 6 घंटे। देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं और इस बार पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए। देखिए बच्चों, ध्यान से, एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यात्री गाड़ी की जो, पहले मैं इसे लिख देता हूं, यात्री गाड़ी की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। 6 घंटे बाद चलती है तो 4 घंटों में चलती है, तो यात्री गाड़ी जो समय लेगी, ये यात्री गाड़ी का समय है बच्चों, ये होगा 4 घंटे, क्योंकि 6 घंटे बाद चली है, समय नहीं लिया, 4 घंटे के बाद ही उससे आगे निकल गई, है ना। तो 4 घंटे चली, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली बच्चों? इसकी दूरी निकाल लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल s गुना समय, चाल गुना समय। तो दूरी हमारी, चाल हमारी 80, समय हमारा 4 घंटे, तो ये 320 किलोमीटर दूरी चल दी है और उससे आगे भी हो गई। अब हमें मालगाड़ी की चाल बतानी है, तो मालगाड़ी की चाल बराबर होता है, यहां पर ध्यान से देखिए, दूरी बटे समय, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। अब हमें चाल मालगाड़ी की निकालनी है, तो दूरी कितनी चली मालगाड़ी ने भी, क्योंकि दोनों एक ही स्थान से चली थी और 4 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे हो गई, मतलब उसने भी 320 किलोमीटर दूरी तय कर ली और इसने भी 320 किलोमीटर दूरी तय की है। तो 320, और समय इसने कितना लिया, क्योंकि ये 6 घंटे से पहले भी चल रही थी, 4 घंटे उसे आगे करने में लगे, तो टोटल टाइम कितना हुआ इसका? 10 घंटे। 0 से 0 कट गई, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार मैं आपको फिर से इसे समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए ध्यान से, है ना। आप इसे ध्यान से यहां देख लीजिए, आपको समझाकर ही मैं मानूंगा। ठीक है, देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। यात्री गाड़ी मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलेगी, तब तक मालगाड़ी चल रही थी, तो 6 घंटे तो मालगाड़ी वो चली, फिर 4 घंटे इसे मालगाड़ी से आगे जाने में लगे, तो 4 घंटे भी मालगाड़ी चल रही थी, तो मालगाड़ी कितनी चली? 10 घंटे। 6 घंटे पहले चल चुकी थी, 4 घंटे इसके साथ भी चली होगी, तो 10 घंटे चली। और मालगाड़ी की चाल बतानी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमें पता नहीं थी, दूरी हमने यात्री गाड़ी से निकाल ली, है ना। 80
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 4 घंटे तक चलती है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। यहां से हमने ये दूरी निकाल ली थी। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और है इसी तरह का। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह का सवाल भी एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल आता है तो मैं इसका एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं, अभी तक आपने कहीं भी नहीं सीखा होगा। तो क्वेश्चन हमारा 46 है। यहाँ पर देखिए, जो दोनों चाल है, पहली चाल को हम स्पीड S1 मान लेते हैं। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और S2 कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इस तरह से आप लिख लीजिए। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप डायरेक्ट याद रखिए। जब हम किसी चाल से चलते हैं 10 मिनट पहले या देरी से पहुंचते हैं, और दूसरी चाल से चलते हैं 10 मिनट पहले या देरी से पहुंचते हैं, तो पहले तो एक चीज याद रखनी है, जब भी हमारा 10 मिनट देरी और पहले होगा तो हमेशा जोड़ेंगे। देरी देरी होगा तो घटा देंगे, पहले पहले होगा तो घटा देंगे। जैसे 10 मिनट देरी 10 मिनट पहले, तो दोनों को जोड़ देंगे। इस चीज का याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो इस तरह की दूरी का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2, और यहां पर T1 प्लस T2। ये प्लस तब लगाएंगे जब पहले और देरी होगा, और माइनस तब लगाएंगे जब पहले पहले या देरी देरी होगा। S1 की जगह S1 रख देंगे, S2 की जगह S2 रख देंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 आ जाएगा। T1 प्लस T2 कितना था? 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, तो टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20। ये 20 मिनट है, तो घंटे में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 2 से 0 काट देंगे, 2 3 6, 3 बार कट जाएगा। ठीक। और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौका 12, इतने बार कट जाएगा। 4 से हम काट देंगे, 4 तिया 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार, तो 7 पंजे 35। 35 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 35 किलोमीटर। ठीक है। एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए। दोनों चाल को एक साथ लिख लेना है और ये फॉर्मूला याद रख लेना है। आपका ये जो निशान है, ये डिफरेंस का निशान है। आपका सवाल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। बेहद आसान सवाल, इसे तो हम कर ही लेंगे। ये ग्राम बराबर बताना है। तो देखिए, इसमें 50 किलो बनेंगे सीधे सीधे, और 45 ग्राम बनेगा। तो 50 किलो 45 ग्राम, 50 की ग्राम 45 ग्राम, 5 की ग्राम 50 की ग्राम 45 ग्राम, दोनों में ही 50 की ग्राम 45 ग्राम है, जबकि बनेगा यही हमारा 50 की ग्राम 45 ग्राम। तो दोनों ही जवाब एक जैसे हैं। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो चाहो, सॉरी बच्चों, ये तो 50 है, 50 नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होंगे, तो 5 किलो में कितने हो जाएंगे? 5000 ग्राम। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे। तो 5000 ग्राम होंगे, और ये 5045 लिखा हुआ है, तो 5 किलो 45 ग्राम बनेगा। अब 5 किलो 45 ग्राम यहां पर भी लिखा हुआ है, 5 की ग्राम 45 ग्राम यहां पर भी लिखा हुआ है, तो एक हमें सही करना है, तो हम तो बी को सही कर देंगे। ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 49 सवाल। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घन का आयतन क्या होगा? 10 सेंटीमीटर ठोस घन एक साथ रखने हैं, तो ए क्या है? घन की भुजा को कहते हैं ए, ये सेंटीमीटर है। जब हम इस तरह से घन रखेंगे, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, इस तरह से, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक घन बिल्कुल इस तरह से ही रखेंगे, इससे मिलाकर। तो जब हम इस तरह से का घन रखेंगे, तो वो हमारा इस तरह का बनता नजर आएगा हमें, है ना, इस तरह से, यहाँ इस तरह से। तो जब हमारा घन बन जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो इस तरह से देख लीजिए। 2 घनों को एक साथ रखेंगे तो घन की चौड़ाई बदल जाती है, तो लंबाई तो वही रहे, ये वाली चीज तो वही रहने वाली है, लंबाई।
ऊंचाई भी हमारी वही रहने वाली है, ये वाली भी वही रहने वाली है, लेकिन हमारी ये वाली दूरी बदल जाएगी। तो लंबाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई बदल जाएगी। तो ये किस तरह की आकृति बन जाएगी? ये बन जाएगी घनाभ की आकृति। और घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H। L हमारा वही रहा, H हमारा वही रहा, B हमारा बदल गया। 10 से कितना हो गया? 10 ऐसे 10 ऐसे, तो 20 हो गया। तो ये बनेगा 10 गुना 20 गुना 10। 10 ढाई 100 और 100 की इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे आसानी से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। ये देखिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये रिपीट होंगे जरूर। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। तो आप इन्हें बिल्कुल ध्यान से करें, और मैं बेहद आसान तरीके से आपको करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, है ना। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनपाल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई बतानी है बच्चों। बड़े बड़े सवाल हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ये क्वेश्चन नंबर 50। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरनपाल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। प्लॉट की लंबाई बतानी है। तो इसमें हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें आप प्लॉट की लंबाई को कुछ मान लीजिए, तो मैं मानता हूं, माना प्लॉट की लंबाई। एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर, देखिए प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। जो लंबाई होगी वो चौड़ाई की दुगनी होगी, तो हमें चौड़ाई भी माननी पड़ेगी। तो माना प्लॉट की चौड़ाई, जो चौड़ाई होगी उसकी दुगनी लंबाई होगी। तो अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये अपना आप ही 2x हो जाएगी। ये यहां पर हम मीटर में मानते हैं, मीटर। ये भी मीटर में हो जाएगी। बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर सुनिए। आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो जो जो चौड़ाई है उसकी लंबाई लंबाई जो है उसकी दुगनी होगी, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा सवाल में कहा गया है उसके हिसाब से करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं। इसमें बोला गया है वर्गाकार तरनपाल, एक वर्गाकार तरनपाल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। मतलब जो भी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्र आयत के क्षेत्र जो आयताकार प्लॉट है उसके क्षेत्र का 1/8 है। कहने का मतलब, जो यहां पर ध्यान से देखिए, वर्गाकार तरनपाल का क्षेत्रफल ये जो है 1/8 है प्लॉट के क्षेत्रफल के, प्लॉट का क्षेत्रफल। बात समझ आ गई होगी। वर्गाकार तरनपाल है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। और 1/8 आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। भुजा यहाँ पर जो वर्गाकार भुजा है, वर्गाकार भुजा क्या है यहाँ पर, ये देखिए 8 मान ली गई है, मतलब 8 है यहाँ पे, तो वर्ग की भुजा 8 रखेंगे। 8 का स्क्वायर 1/8। लंबाई कितनी है यहां से उठा के रख देंगे 2x। चौड़ाई कितनी है यहां से रख देंगे x। तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। और 8 अट्ठे होता है बच्चों 64। ये अभी जो 1/8 है वो इधर जाके गुना में चला जाएगा, है ना। तो यहां से 2 से हम इसे काट देंगे, 8 को 4 बार कटेगा ये, ठीक है। तो हमारा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 64 गुना 4। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर द रूट 64 इंटू 4। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 4 का होता है 2, 8 दूनी 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 16, ठीक है। अब हमसे जो पूछा है उसका ध्यान रखेंगे। प्लॉट की लंबाई, प्लॉट की लंबाई मानी है हमने, यहाँ देखिए 2x। तो
2x मानी थी प्लॉट की लंबाई, 2x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 16, 16 दूनी 32 मीटर यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ये टेस्ट 2019 का जो है अब तक के आए हुए टेस्ट में सबसे थोड़ा मुश्किल भी है और बेहद इंपॉर्टेंट। अगर आप इस टेस्ट को आसानी से कर लेते हो तो समझिए आपका मैथ एकदम परफेक्ट है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। देखिए इसका एक आसान तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, 3/25 अंडे टूट गए, 500 के शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष अंडों की संख्या बतानी है। देखिए बच्चों, टोटल अंडे कितने थे? 500। अब इन 500 का 3/25 टूट गया तो कितने टूटे? 3/25 तोड़ देंगे, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 2 50 20 दिया 60, 60 अंडे टूट गए तो बचे कितने? 500 में से हम 60 घटाते हैं तो आ जाता है 0 4 4 440। अब इन 440 के जो हमने बेचे वो कितने बेचे? 4/5। तो 440 का मतलब गुना होता है ना 4/5। ये बेच दिए, 5 से फिर इसे डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40। अब ये बना हमारा 88 गुना 4, 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35। अब हमने 352 अंडे बेच दिए, ठीक है। शेष बचे अंडों की संख्या बतानी है तो 440 अंडे थे, 352 बेच चुके हैं, बच्चे कितने? घटा देंगे, यहाँ से 10, 10 में से 2 गए 8, 3 यहाँ से लेंगे दाई 13, 13 में से 5 जाएंगे 8, तो यहाँ से हमारे 88 अंडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सही हुआ, ठीक। चलिए एक बार आप इसे नोट भी कर सकते हैं ना, थोड़ा मैं इसे और ठीक कर देता हूं, ये इस तरह से, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52, 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की संख्या लगेगी या पट्टियों की आवश्यकता होगी? इस तरह का सवाल पेपर में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया है। इसका सवाल देखिए, अगर हमें किसी भी आयताकार स्लेब हो, प्लेट हो, पत्थर हो या ईंट हो की संख्या निकालनी है तो जहां पर ईंट या जो भी चीजें हैं, पत्थर है, ईंट है या कोई पट्टी है, वो लगानी है, उस बड़े क्षेत्रफल को एक ईंट या पट्टी या जो भी चीज हम लगा रहे हैं उसके एक के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो संख्या आ जाएगी। तो संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? फर्श पर लगानी है तो फर्श का क्षेत्रफल भाग करेंगे एक पट्टी का क्षेत्रफल, एक पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब फर्श का क्षेत्रफल, फर्श होता है आयताकार या वर्गाकार और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ पर ये लंबाई का काम करेगी, ये चौड़ाई का। ऐसी पट्टी में लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई गुना, सॉरी यहाँ 12 है, चौड़ाई 10, फिर यहाँ पर 10 और 8, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें जो मेन बात है, सबसे मेन बात, देखने लायक बात यह है कि यहाँ पर ये मीटर में है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, तो दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में। तो 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी, बटे 10 गुना 8। अब इस 10 से हम ये 10 काट सकते हैं और ये देखिए 8 से हम 8 को 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और इसे भी 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 2 से 100 को 50 बार काट देते हैं। अब इनकी सिर्फ गुना करेंगे, 3, 100 और 50, 50 की गुना करेंगे 3 में 150 हो जाएगा, 150 की गुना करेंगे 100 में 1500 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1500 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए 53वां सवाल, ब्याज का सवाल एक आता है, तो इस तरह की ब्याज का सवाल आपका देखने को मिल जाएगा आपको। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी? यहाँ पर ये जो है 6600 रुपये, ये मिश्र धन है, मिश्र धन को हम बोलते हैं ए, ये 6600 रुपये है, ठीक है। तो कौन सी राशि हमें पता नहीं है, कौन सी राशि बतानी है ना, इतने रुपए हो जाएगी। कौन सी राशि 8 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी? तो मैं इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे करें कि मूलधन 100 रुपये मान लें
और ब्याज कितना, देखिए पी को मान लेते हैं 100 रुपए। पी को कितना मान लिया हमने, 100 रुपए माना। अब हम अगर एक्स मानते तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 100 माना है तो 100 की वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं इस तरीके से आपको करके बता देता हूं। तो अब हमें अगर यहाँ से पी हमारा 100 है, ये देखिए टाइम कितना है यहाँ पर 4 वर्ष दिया है, 4 साल 4 ईयर, और दर कितनी दी हुई है यहाँ पर 8%। तो यहाँ से अगर मुझे एसआई निकालना है, एसआई का फॉर्मूला आप जानते होंगे, पी आर टी गुना 100 होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100, है ना। तो P की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू 8 है और T की वैल्यू 4 है। बटे में 100 रखेंगे, ये इससे कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौका 32 रुपए हमारा एसआई हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एसआई भी है, मूलधन भी है, तो हम ए कैसे निकालते हैं, ए बराबर होता है, देखिए अगर हम यहाँ से ए निकालना चाह रहे हैं तो ए बराबर होगा P प्लस एस आई, मतलब मूलधन में हम ब्याज को भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 132 रुपए, ये हमारा ए आया। अब देखिए हमारे पास हमारा जो मिश्र धन है वो 132 है और सवाल वाले का मिश्र धन है वो 6600 रुपए है, तो दोनों को बराबर रखेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6600 के बटे में ले जाएंगे 132 को, 132 से जब इसे भाग करेंगे हम, 132 से जब इसे भाग करेंगे तो ये हमारा 5 बार 50 बार हमारा कट जाएगा। ठीक है, एक बराबर 50 आएगा, आप इसे काट लेंगे, 4 से भी कट सकता है, डायरेक्ट ये 50 बार कटेगा। 50 बार कटने के बाद एक बराबर 50, लेकिन हमने पी को क्या माना है 100, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 50 गुना 100 करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 5000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसी क्रम में एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 54, इसे आप देखेंगे, इसे हम आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बेहद आसान सवाल है, सॉरी आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर इस वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है तो हम क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सीपी एक्स यहाँ पर दो तरीके से बेचा है, एक बार 500 में एक बार 700 में। तो अगर मैं इसका एसपी, बेचने को बोलते हैं एसपी, 500 है तो हमें हानि होती है। अब हानि कैसे निकलती है, हानि को बोलते हैं लॉस। तो लॉस निकलता है सीपी में से एसपी घटा के, तो सीपी में से एसपी घटा देंगे, एक्स माइनस 500 रुपये हमारा लॉस हो जाएगा। सीपी वही रहेगा, यहाँ पर सीपी वही है, और एसपी देखिए सीपी दूसरी कंडीशन में भी एक्स है और एसपी बदल चुका है, क्रय मूल्य 700 हो चुका है। अब लाभ होगा, प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 700 माइनस एक्स, इतने रुपए हमारा लाभ हो जाएगा। अब सवाल वाला क्या कहता है, देखिए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यहाँ पर जो लाभ है वो 3 गुना हानि के बराबर है, ये सवाल वाले ने यहाँ पर कहा है। इसे ध्यान से देखिए, जब 700 रुपए में बेची तो जो हमारा पहले होने वाली हानि थी उससे 3 गुना लाभ होता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो इस बार 3 गुना है लॉस के। ठीक है, तो P की वैल्यू यहां से रखेंगे 700 माइनस एक्स बराबर 3 गुना लॉस की वैल्यू ऊपर से रखेंगे x माइनस 500। ये देखिए यहाँ पर लॉस की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 700 माइनस एक्स बराबर 3 के अंदर गुना करेंगे, x में गुना होगी 3x, इसमें गुना होगी तो माइनस के 1500। अब हम 1500 को इधर उठा के रखेंगे और x को इधर ले जाएंगे, तो माइनस वाले बराबर से दूसरी साइड में जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 700 प्लस 1500 बराबर 3x प्लस x। अब चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2200, 1500 और 700 2200, ये हो जाएगा 4x। यहां से x की वैल्यू में अगर निकालूंगा तो ये 2200 बटे 4, जो भी x के गुना में है वो भाग में चला जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 5 20, बचेंगे 2, फिर 4 5 20, ये 550 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550 रुपए, है ना।
तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो 550 रुपये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ आ गया होगा। ये 550 रुपये यहाँ पे आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से नींबू बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बच्चों, लाभ तब होता है जब सीपी कम होता है और एसपी ज्यादा होता है। तो हम एक नींबू की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि एक नींबू कितने में खरीदा और एक नींबू कितने में बेचा। लाभ और हानि निकालने के लिए ये जरूरी है कि जो चीज जितने में खरीदी है वो हम निकाल लें, उसके बाद ही लाभ हानि का पता कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 रुपए के 2 के हिसाब से, मतलब 2 नींबू 1 रुपए के हैं। तो एक नींबू की वैल्यू निकाल लेंगे। एक नींबू का कितना रुपया जाएगा? 2 नींबू 1 रुपए के, तो एक नींबू आ जाएगा 1/2 रुपए। 1/2 रुपए, जैसे बोल सकते हैं 0.50 रुपये। इतने पैसे भी बोल सकते हैं, रुपए बोल देंगे तो ये आधे रुपए का आ जाएगा। ठीक है, अगले में मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। 5 नींबू 3 रुपए के, तो एक नींबू 3/5 का 5 से भाग करेंगे 0.60 रुपये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 छंग 30, लेकिन दशमलव लगानी पड़ेगी। ऐसे यहाँ से दशमलव लगाकर ही आएगा। देखिए ये हमारा खरीदे थे तो ये हमारा सीपी था, यहाँ हमने बेचे हैं तो ये हमारा एसपी है। खरीदे देखिए कितने के, 50 पैसे के, बेचे 60 पैसे के, तो हमें कितने पैसे का लाभ हुआ? 0.10, यो सॉरी 0.10, है ना। 0.10 का लाभ हुआ। उसके बाद ये लाभ किस पर हुआ? जिस चीज पर हम खरीदते हैं उस चीज पर ही हमें लाभ होता है। दशमलव से हम दशमलव काट देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 से 50 को काटेंगे 5 बार, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, तो हमारे यहाँ पर 20% आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 20%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक भाज्य संख्या है। शून्य न तो सम है, सॉरी विषम, और न सम संख्या है। तो शून्य ना तो सम होती है ना विषम होती है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बड़ी से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो इतने अंकों से बनती हो जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। पहले बड़ी से बड़ी बनानी है, फिर छोटी से छोटी बनानी है। तो यहाँ पर मैं अंक लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में हर बार पूछा जाएगा। अंक है 0, 3, 6, 7 और 9। देखिए बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा अंक रखते हैं, फिर उसके बाद छोटा अंक रखते हैं उससे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये बनी है हमारी बड़ी। ठीक है, जब छोटी बनानी है और अगर 0 भी है तो 0 को दूसरे नंबर पर रखते हैं, उसे पहले नहीं रखते। तो छोटी बनेगी 3 0, छोटे से शुरू करेंगे। सबसे छोटा 0 है वैसे तो, लेकिन अगर 0 को पहले रख दिया तो 5 अंकों की नहीं रहेगी, 4 अंकों की बन जाएगी। तो पहले 3 रखेंगे फिर 0, अब उसी क्रम में रख देंगे 6 7 9। इनका ये छोटी है, इनका भी क्या बताना है हमें? अंतर बताना है। तो अंतर करेंगे, यहाँ से यहाँ दाएं लेंगे 10 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, 2 बचेगा, यहाँ से दाएं लेंगे 12 12 में 7 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ से यहाँ दाएं लेंगे 15 15 में 6 जाएंगे 9, यहाँ बचेंगे 6 6 में से 0 जाएगी 6 बचेंगे, 9 9 में से 3 गए 6। तो 6 6 9 5 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बेहद आसान सवाल है। इसमें तो संख्या इतने इतने में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग, स्थानीय मूल मतलब स्थानीय मान का योग बताना है। तो पहला 5 ये है, इसका स्थानीय मान आप देख सकते हो। जो भी संख्या जहां पर लिखी है इसे मैं यहीं पे शॉर्ट में बता देता हूं, है ना। देखिए 5 5 के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, पहले 5 के लिए 4 0 है, सॉरी 5 0 है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही से करेंगे। 5 के बाद 5 0 है, उसके बाद दूसरा 5 है हमारे पास, इसके बाद 1 अंक है तो ये 50 आएगा। और के स्थानीय मूल्यों का योग बताना है तो हमें योग करना है, योग कर देंगे हम। 0 5 0 0, 3 बार 0 है और फिर 5 है, तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा डी। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या है। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो ऐसा सवाल करने के लिए इसका बेहद आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर 3 और 5 दोनों से पूछे, 3 और 5
दोनों से। तो एक तो तरीका है, पहले 3 से कटने वाली निकाल लीजिए, फिर 5 से कटने वाली निकाल लीजिए, और फिर जो दोनों से भाग हो जाने वाली पूछा है ना, तो दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या जो है इसमें से, नहीं नहीं, ये इस तरह का नहीं है, ध्यान से सुनिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा सवाल करने के लिए जब दोनों पूछा हो तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम आप 3 से काटेंगे 1, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 1 और 1, है ना। तो 3 गुना 5, इसका 15 एलसीएम हो जाएगा। जो भी 15 आएगा उसे हम भाग कर देंगे, उससे भाग करेंगे 100 को, तो 15 छिका 90, 15 सत्ते 105, कम बार पढ़ना है, 15 छिका 90, 10 शेष बचेगा। शेष अगर बचता है तो बचाना है, वरना नहीं, है ना। ज्यादा बार नहीं पढ़ेंगे तो जो भागफल होता है वही हमारा आंसर होता है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ध्यान से। ठीक, उम्मीद है आपकी समझ आ गया होगा। करते हैं अगला सवाल। निम्न में कौन सी संख्या 4, 3, 5 और 6 से भाज्य होगी? तो वो संख्या बतानी जो तीनों से भाज्य होगी। इस तरह के सवाल में हम एलसीएम निकालते हैं, तो जो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होगा वही 6 से भाज्य होगी। तो इसका एलसीएम आप निकाल सकते हो, 3, 4, 5, 6। 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 से डिवाइड है तो 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से होगा तो 2 से ही करते रहेंगे, 2 एकम 2, 5, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से काट देंगे, यहाँ ध्यान से देखते रहिए, 3 एकम 3, 1, ऐसे ही 3 5 से नहीं कट, 5 3 से नहीं कटता, 3 एकम 3। अब 5 से कटेगा 1, 1 ऐसे रहेगा, 5 एकम 5 एक बार कट जाएगा। इनकी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मैथ का पोर्शन कर सकते हैं। मैथ बेहद आसान तरीके से कराया है, ये अब तक का सबसे सही पेपर है। अगर पेपर आया, हद से हद कितना भी मुश्किल पेपर आए, इतना मुश्किल पेपर आपका कभी नहीं आएगा। तो अगर आप इस पेपर को आसानी से कर लेते हैं तो आप मैथ में 20 में से 20 नंबर लाने योग्य बच्चे हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आज तक का, जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 2019 का पेपर है। ठीक है, अब चलिए हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी आपको बेहद सही तरीके से, आसान तरीके से करनी है। ध्यान रहे, एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए, और एक बार में ही, सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो ये है कि एक बार में ही सवाल आपको इस पैराग्राफ में से पढ़कर देना होगा। एक बार से ज्यादा इस पैराग्राफ को ना पढ़े, वरना टाइम कम पड़ जाएगा। चलिए मैं एक पैराग्राफ आपको करके दिखाता हूं और जल्द जल्द हम सारे पैराग्राफ कर लेंगे। यहाँ पर पढ़ते हैं अनुच्छेद 1। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम इसका उपयोग की पत्तियों का लेप, नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है। नीम की टहनियां, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रुश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। देखिए, अब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। औषधालय है, कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल का मैदान, फार्म हाउस। बताओ, औषध भंडार, औषधालय क्या होता है बच्चों? औषध भंडार औषधालय होता है जहां पर औषधि मिलती है, तो औषध भंडार इसका सही जवाब हो जाएगा। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है, बताइए। बीज, छाल, टहनियां, पत्तियां। तो सबसे जो उपयोगी भाग होता है नीम के पेड़ का, वो क्या होता है बच्चों? सबसे उपयोगी भाग नीम के पेड़ का किसान का उपयोगी भाग है। किसान का जो उपयोगी भाग है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर बीज है, छाल है, टहनियां है और पत्तियां है। इसमें थोड़ा सा संशय है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर बीज भी नीम के पेड़ का किसान के उपयोगी भाग है ना, तो यहाँ से सबसे ज्यादा उपयोगी भाग मेरे हिसाब से तो पत्तियां होना चाहिए, लेकिन जो इस किताब में दिया गया है वो बीज दिया गया है। तो मैं तो आपको बताता हूँ, यहाँ पर पत्तियां भी हैं, टहनियां जो होती है उनकी दातून कर लेते हैं, छाल भी काम आती है। तो यहाँ पर सारे ही भाग कामयाब हैं, तो आप सभी भाग, इसमें सभी होना चाहिए था, लेकिन ये सभी भाग अगर आप इसके हिसाब से देखते हैं तो बीज से मिल जाते हैं। अगर बीज आपके पास है तो छाल, टहनियां, पत्तियां सब काम आ जाएंगी, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सभी ऑप्शन सही बनने चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है।
तो पर्यायवाची का मतलब होता है उसके जैसा, लेकिन यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो जो नहीं है वो बताना है। निर्दोष का मतलब जिसका कोई दोष ना हो, तो दोष रहित, ये तो इसका पर्यायवाची है। त्रुटिहीन भी इसका पर्यायवाची है। बेजोड़ एक कुरूप, है ना। बेजोड़ का मतलब जिसका कोई जोड़ ना हो, और एक होता है कुरूप, तो ये सबसे अलग है। बेजोड़ भी इसका निर्दोष वाला जिसमें कोई जोड़ ना हो, मतलब बेजोड़ जो निर्दोष है उसी से रिलेटेड है ये, तो कुरूप इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद में शब्द कीट से क्या तात्पर्य है? कीट का मतलब होता है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े या क्रूर व्यक्ति, गंदा पानी, प्रदूषण। तो आप इसे देखते ही लगा देंगे, इसमें ए आंसर आपका सही हो जाएगा। गांव में नीम की, बताइए, या खाली स्थान छोड़ दिया। दांत के ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता है। जड़ों को, पत्तियों को, टहनियों को, बीज या बीज की खली को, तो टहनियों को उपयोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये देखिए। अगला जो इसमें पैराग्राफ है इसे भी आप कर लेंगे। 4 पैराग्राफ है। पैराग्राफ को चाहे तो मैं अभी आपको करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन आप इसके पैराग्राफ यहाँ पर देखिए। मैं इसे वीडियो को एक पैराग्राफ मैंने करके दिखाया, आप अगले पैराग्राफ को खुद से करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। मैं इसके आंसर आपको बता दूंगा, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए। मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए और इस तरह से इन चारों पैराग्राफ के आंसर आप दे सकते हैं। ये पैराग्राफ मुश्किल नहीं है, इसी वजह से हम पैराग्राफ मैंने आपको एक करके दिखा दिया, एक से ही आप संतुष्ट हो जाएं और ये अपने जो पैराग्राफ है इन्हें पढ़कर खुद भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, वीडियो को रोककर आप खुद आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ है और इसका 4th पैराग्राफ यहाँ पर ये है। आप इनका आंसर खुद से दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस पैराग्राफ के किस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपकी तरफ से वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई आपका सजेशन है, कोई भी डाउट है, या आप किसी भी विषय पर कोई क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।